हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू पे हमने फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग एंड मास्टरिंग म्यूचुअल फंड्स, ये दोनों कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं। सो अगर ये कोर्सेज को आपको सब्सक्राइब करना है तो स्टॉक ये प्रोमो कोड यूज कीजिए एंड आपको 4,000 रुपए का डिस्काउंट ये कोर्सेज पे मिल जाएगा। काफी अफोर्डेबल प्राइसेस पे ये कोर्सेज हमने यहाँ पे लॉन्च किया है। आशा करूंगा आप जरूर उनको सब्सक्राइब करोगे। सो ब्रेंट क्रूड के जो प्राइसेस है वो $111 पर बैरल पे थोड़े से नीचे आए कंपेयर टू जो फ्राइडे सैटरडे को क्लोजिंग हुआ था। क्यों? उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि सऊदी अरेबिया ने ऑयल प्राइसेस कट किए स्पेसिफिकली फॉर एशियन कंट्रीज बाय $4 to $5। तो यहां पे जिस तरीके की कोविड की सिचुएशन चाइना में डेवलप हुई है तो वहां पे थोड़ी सी डिमांड जो है एशियन कंट्रीज की तरफ से क्यूमुलेटिव डिमांड कम हुई है एंड दैट्स व्हाई दे हैव पास्ड ऑन दीज price cuts, but these price cuts are not applicable to US or European countries. So हमारे लिए मतलब एशियन कंट्रीज के लिए इट्स अ गुड थिंग। सो ओवरऑल आपने अगर देखा, भले हमारे लिए $4 से $5 पर बैरल प्राइसेस कम किए हैं, बट ओवरऑल जो वर्ल्ड मार्केट में ऑयल के प्राइसेस है वो हार्डली $1-2 से ही नीचे आए हैं। यहाँ पे यूएस की 10 ईयर जिसे यील्ड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो बाहुबली 3.14% पे ट्रेड कर रहा है। जैसे हमने कहा था कि 3% के ऊपर शायद कुछ समय के लिए ये 10 ईयर जिसे यील्ड सेटल हो सकती है। सिमिलर काइंड ऑफ केस इज देयर इन इंडियन मार्केट्स ऑल्सो। इंडिया का जो 10 ईयर जिसे यील्ड है वो 7.42% पे अभी चल रहा है। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड even this yield will go to 7.75 to 8% also at that point of time. It will be an interesting thing to watch. बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में उस समय डेवलप हो सकते हैं। बताएंगे, हम आपको अपडेटेड रखेंगे। LIC के आईपीओ की अगर हम बात करेंगे तो 1.79 टाइम्स ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, थैंक्स टू द पॉलिसी होल्डर्स जिन्होंने 5 to 6 टाइम्स ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब किया है। पॉलिसी होल्डर्स का कोटा कंप्लीट हो चुका है, रिटेल इन्वेस्टर्स का कोटा कंप्लीट हो चुका है, LIC के स्टाफ का कोटा कंप्लीट हो चुका है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मतलब HNI का कोटा भी कंप्लीटली सब्सक्राइब हो चुका है। अब ओनली QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का कोटा बचा है जो लास्ट डे पे सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं इन एनी आईपीओ। सो देखते हैं उनका रेस्पॉन्स इसके लिए कैसा रहता है। LIC आईपीओ पे आज फिर से एक बार एक वीडियो में आप लोगों के लिए बनाऊंगा परिमलाडे चैनल पे, तो जरूर देखिएगा उसे भी। अब बात करते हैं अंबुजा और ACC। होलसिम का जो स्टेक सेल करना है अंबुजा में एंड इनडायरेक्टली इन ACC, अडानी ग्रुप ही सबसे आगे यहाँ पे नजर आ रहा है। और ये जो स्पेंडिंग होगा अडानी ग्रुप की तरफ से टू बाय दिस स्टेक फ्रॉम होलसिम विल बी अराउंड $11 बिलियन। कितने? $11 बिलियन। तो होलसिम ने मन बना लिया था कि इंडिया से निकलना ही है उन्हें, तो उसी डायरेक्शन में ये सारी चीजें चल रही है। सो लुक्स लाइक कि JSW स्टील या फिर श्री सीमेंट इनको बीट करके अडानी ग्रुप ही शायद इसे एक्वायर करेगा। देखेंगे, वी विल कीप यू अपडेटेड। तो एक नई एंट्री हो रही है मतलब अडानी ग्रुप की सीमेंट इंडस्ट्री में अगर हम बात करते हैं। सो डेफिनेटली वन ऑफ द कैश काउ काइंड ऑफ बिजनेसेस है सीमेंट बिजनेसेस। सो देखना पड़ेगा क्या क्या होता है यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेक्टर में। अब कुछ प्रमोटर्स के बारे में बात करेंगे तो प्रमोटर की जो प्लेजिंग है इन Q4 FY22 बिकॉज ऑफ द मार्केट वॉलेटिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, प्रमोटर्स की प्लेजिंग 1.7% से ऊपर जा चुकी है। कितनी? 1.7% से ऊपर। सो टोटल अमाउंट वाइज अगर हम देखेंगे तो टोटल प्लेजिंग कितनी की हुई है इन निफ्टी 500 कंपनीज from the promoters. So that promoter pledging is around 2.1 lakh crore rupees. अगर निफ्टी 500 इस इंडेक्स के पूरे मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से हम देखते हैं so this percentage is around 0.86%. तो यहाँ पे बिकॉज मार्केट वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे, वॉलेटिलिटी ज्यादा है, प्राइसेस ऊपर नीचे हो रहे हैं एंड दैट्स व्हाई जब पैसों की रिक्वायरमेंट आती है, अगर ऑलरेडी शेयर्स प्लेज किए हुए हैं
एंड वहां पे स्टॉक प्राइस नीचे जाती है तो जो लेंडर है जिसने उन सिक्योरिटीज के अगेंस्ट इन प्रमोटर्स को लोन दिया हुआ है वहां पे उनको और ज्यादा मार्जिन प्रोवाइड करना पड़ता है। और मार्जिन किस फॉर्म में वो प्रोवाइड करते हैं, अपना जो स्टेक है अपनी कंपनीज में वो और ज्यादा वो प्लेज करके यहाँ पे मार्जिन इंप्रूव करते हैं एंड दैट्स हाउ दे मैनेज देयर प्लेजिंग। अब दो तरीके से इस प्लेजिंग को देखा जा सकता है, बिकॉज ये न्यूज देने का रीजन कि इसका एनालिसिस मतलब इससे हमने क्या इन्फर करना चाहिए ये है। दो तरीके से प्रमोटर प्लेजिंग देखी जा सकती है। एक, अगर प्रमोटर प्लेज कर रहा है बट वो जो पैसे प्लेजिंग मतलब पैसा उठाया गया है वो पैसा क्या उसी बिजनेस में लग रहा है क्या, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहां पे भी बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि जहां पे प्लेजिंग मतलब इवन देयर आर सम टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज आल्सो जहां पे मतलब टीसीएस जैसी कंपनी के शेयर्स भी टाटाज ने प्लेज किए हुए हैं। ऑब्जेक्टिव क्या था, अरे ये क्या मतलब कोई गलत ऑब्जेक्टिव का था क्या, नहीं, तो ओवरऑल ग्रुप के लिए जो कुछ फंडिंग की रिक्वायरमेंट्स थी तो उन्होंने वो फुलफिल की। नॉर्मली बहुत बार क्या होता है कि प्रमोटर्स अपने शेयर्स प्लेज करते हैं and they use that particular money for some other business जहां पे वो completely 100% shareholder होते हैं। So at that point of time you should be cautious about these things. It means प्रमोटर का जो फोकस है वो कहीं और जा रहा है, स्पेसिफिकली दोज प्रमोटर्स हु आर एट द हेल्म ऑफ दीज कंपनीज, मतलब या तो सीईओ एमडी वगैरह है वो प्रमोटर, फिर भी वो शेयर्स प्लेज करके, वैसी रिक्वायरमेंट नहीं थी फिर भी शेयर्स प्लेज किए गए एंड पैसा यूज किया गया किसी और बिजनेस के लिए जहां पे कंप्लीट ओनरशिप उस प्रमोटर के पास है। तो नॉर्मली ये चीजें निगेटिव माने, उनका पैसा है, देयर इज नथिंग रॉन्ग, बट एज ए शेयर होल्डर, पब्लिक शेयर होल्डर, वी शुड बी कॉशियस अबाउट दीज थिंग्स। ये मैंने यहाँ पे हमने समझना चाहिए। अब मार्केट की वॉलेटिलिटी के बारे में अगर हम बात करेंगे, मतलब मार्केट ऊपर नीचे जो हो रहे हैं उसमें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का जो स्टेक है वो प्री कोविड लेवल्स के भी नीचे जा चुका है, प्री कोविड के नीचे। सो 19.5% का स्टेक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का निफ्टी 500 इस इंडेक्स के कंपनीज में अभी चल रहा है। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो $619 बिलियन का ये ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का वैल्यू फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का है इन निफ्टी 500 कंपनीज। अब इसमें जो इंक्रीमेंटल जो फ्लोज आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स पैसा डाल ही नहीं रहे, ऑब्वियसली देयर आर नेट आउटफ्लोज बट स्टिल देयर आर न्यू मनी विच इज कमिंग। सो मेजर एलोकेशन जो आ रहा है वो एनर्जी स्टॉक्स में सबसे ज्यादा आ रहा है, टेलीकॉम कंपनीज में सबसे ज्यादा वो पर्टिकुलर एलोकेशन आ रहा है, इवन स्पेसिफिक आईटी कंपनीज में भी वो इंक्रीमेंटल फ्लोज यहाँ पे आ रहे हैं। ओवरऑल अगर एलोकेशन हम देखते हैं ऑफ दीज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स तो 30-31% का जो एलोकेशन है वो आज भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री पे ही है। आई विल ट्राई एंड मेक वन वीडियो और अ नोट जो मैं जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर न्यूज। अब बात करते हैं एनबीएफसीज की, जिनको शैडो लेंडर्स कहा जाता है या फिर शैडो बैंक्स कहा जाता है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि रूरल बिजनेस में टर्न अराउंड होते हुए नजर आ रहा है, स्पेसिफिकली व्हीकल लोन्स की अगर हम बात करते हैं जिसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस इज वेरी एक्टिव, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस इज आल्सो वेरी एक्टिव, इवन देयर आर सम माइक्रो फाइनेंस कंपनीज आल्सो व्हिच आर वेरी एक्टिव। तो वहां पे जो बिजनेस की ग्रोथ, लोन की ग्रोथ नजर आ रही है, जो इंक्वायरीज वगैरह नजर आ रहे हैं, जो पोटेंशियल उनको नजर आ रहा है वो काफी अच्छा नजर आ रहा है। इट मींस the revival in rural market is also looking quite visible. It's a positive sign. Normally dependency on one particular section like urban area is not good. Overall agar recovery revival hoga so that will be really good for the economy, that is for sure. अब टाटा स्टील के बारे में बात करेंगे। टाटा स्टील के एमडी एंड सीईओ मिस्टर टीवी नरेंद्रन जी ने कहा है कि वी विल ट्राई एंड ग्रो ऑर्गेनिकली और विल ग्रो ऑर्गेनिकली ओनली, वी डू नॉट वांट टू ग्रो इनऑर्गेनिकली। इनऑर्गेनिक ग्रोथ क्या होती है, मतलब किसी और कंपनी को एक्वायर करना, जैसे उन्होंने भूषण स्टील को एक्वायर किया था, उषा मार्टिन के स्टील बिजनेस को एक्वायर किया था। तो वैसे एक्विजिशंस नाउ दे डू नॉट वांट टू डू, दे वांट टू कंप्लीटली फोकस ऑन द ऑर्गेनिक ग्रोथ। मतलब जो भी एक्विजिशंस हो गए तो उन प्लांट्स में कैपेसिटी बढ़ाने की मतलब प्लानिंग उनकी चल रही है। नो न्यू एक्विजिशन, क्योंकि न्यू एक्विजिशन इतना आसान भी नहीं होता है। एक तो न्यू एक्विजिशन स्पेसिफिकली इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जब आप करते हो तो अच्छा खासा पैसा वहां पे लगता है और उसकी वजह से कंपनी की डेट ऊपर जाती है।
तो ये जो साइकिल, जिसको सुपर साइकिल भी कहा जा रहा था, उस सुपर साइकिल में बहुत बार हम इमोशनली बह जाते हैं एंड वी कमिट मोर कैपिटल। और वो कैपिटल कहां से कमिट होता है? वो कैपिटल डेट रेज करके कमिट होता है, एंड दैट नॉर्मली बैकफायर्स इन दिस कमोडिटी इंडस्ट्री और स्टील इंडस्ट्री। तो इस बार मुझे लग रहा है कि बहुत ही बढ़िया ये मूव रहेगा टू फोकस ऑन ऑर्गेनिक ग्रोथ। तो वहां पे जो कैपिटल के रिक्वायरमेंट्स रहते हैं वो काफी ज्यादा रैशनल रहते हैं एंड दे डू नॉट इम्बैलेंस योर बैलेंस शीट। तो वहां पे ये बहुत ही पॉजिटिवली देखा जाना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज, जो नए एक्विजिशंस उन्होंने किए, वहां पे ऑलमोस्ट 2 to 3 टाइम्स वो कैपेसिटी बढ़ाने की पोजीशन में है, ऐसा उनका कहना है। दैट्स अ वेरी गुड साइन कि मतलब पूरा नॉर्मली हमने सुपर साइकिल्स या साइकिल्स में देखा है स्टील इंडस्ट्री के, जब साइकिल ऊपर जाती है तो इतना ज्यादा कमिटमेंट आ जाता है प्रमोटर्स की तरफ से, कंपनी की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, फिर वहां पे पैसा रेज किया जाता है, डेट रेज किया जाता है, and it normally goes or it backfires. So hopefully this time it's a very good move. So good news for Tata Steel shareholders. मई मंथ के सिर्फ 4 दिन की ट्रेडिंग हुई है और उस 4 दिनों में ऑलमोस्ट 6,400 करोड़ रुपए, 6,400 करोड़ रुपीस का विड्रॉल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे किया है, और वही हमने मार्केट्स पे हावी होता हुआ भी देखा है। आज भी जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं तो उस वक्त भी एसजीएक्स निफ्टी इज डाउन ऑलमोस्ट 100-150 पॉइंट्स, मतलब आज भी शायद मार्केट्स नेगेटिव ओपन हो सकते हैं, देखेंगे। बट आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ नेगेटिव न्यूज व्हिच इज फ्लोइंग इनटू, बट दीज आर द टाइम्स। मैं जब वीकेंड पे भी जब मैं बात कर रहा था इन्वेस्टर्स के साथ, स्पेसिफिकली आवर वेल्थ मैनेजमेंट इन्वेस्टर्स, तो वहां पे वो एक टिपिकल कॉन्शियसनेस फिर से एक बार डेवलप हो रहा है, एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम्स it's better not to react. Just stay calm and follow your process of financial planning and investing. No need to do any changes in your strategies. Believe me, just keep on following these things. Nothing to worry from the long term point of view. अगर हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, so there are 2 news. पहली तो एसयूवी की जो क्रेज है वो पैसेंजर व्हीकल के सेल्स में नजर आ रही है, और दोज कंपनीज लाइक महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स और किया, those are performing really well. Year on year उन्होंने अपने मार्केट शेयर्स में ऑलमोस्ट 2 to 4% तक मतलब इजाफा किया है, मार्केट शेयर उनका बढ़ चुका है। सो थैंक्स टू द फोकस ऑन एसयूवी मार्केट, जहां पे मार्केट लीडर ऑफ टोटल पैसेंजर व्हीकल इज स्ट्रगलिंग बिकॉज दे आर नॉट लॉन्चिंग और दे हैव नॉट लॉन्च्ड न्यू एसयूवी वेरिएंट्स, and that's why they are struggling. मैं मारुति सुजुकी की बात कर रहा हूं। They are planning to launch at least 4 to 6 SUV vehicles in coming quarters or years. So देखते हैं कुछ फॉर्चून वहां पे चेंज होता है क्या, but the reluctance from the management is still visible about the electric vehicle penetration, and कि भाई मतलब उनको लग रहा है कि अभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है वो तो कोल बेस्ड प्लांट्स आती है, फिर क्या लॉजिक है, and all those things. Believe me, I think change is coming. They need to address this change, otherwise we will see a new market leader in coming 5 to 7 years. That's for sure. अब थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज है ऑटो कंपनीज के लिए ही। रशिया एंड यूक्रेन का वॉर जो हो रहा है उसकी वजह से चिप शॉर्टेज, मतलब सेमीकंडक्टर चिप्स का शॉर्टेज और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? अब आप बोलोगे यार वहां ऑब्वियसली एक रीजन है कि वहां पे रॉ मटेरियल वहां मतलब मिलता है तो वो यूज होता है चिप मतलब प्रोडक्शन में, बट द मेजर रीजन बिहाइंड चिप शॉर्टेज नाउ इज कि ये जो डिफेंस की इक्विपमेंट्स बनाए जा रहे हैं ये इन यूरोप एंड यूएस, क्योंकि अच्छा खासा सप्लाई तो उन्होंने यूक्रेन को कर दिया है, एंड नाउ जो डिफेंस के मिसाइल्स हो या फिर बाकी सिस्टम्स हो जो डेवलप करनी है वहां पे भी चिप का सेमीकंडक्टर चिप्स यूज होती है, और वो यूज तो और ज्यादा एडवांस्ड होता है। तो अभी लुक्रेटिव या प्रॉफिटेबिलिटी सबसे ज्यादा वहां नजर आ रही है, सो ऑटोमेटिकली थिंग्स आर हैपनिंग ओवर देयर, एंड दैट्स व्हाई सप्लाई जो है जो ऑटो कंपनीज को चाहिए वो फिर से एक बार प्रॉब्लम में नजर आ रहा है, एंड द ऑटोमोबाइल कंपनीज कैन फेस द हिट इन कमिंग quarters or even weeks or months also. So देखते हैं। बाकी डिस्कॉम्स यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती है इलेक्ट्रिसिटी की,
और जनरेटिंग मतलब जेनकोस मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, तो ये डिस्कॉम्स जनरेटिंग प्रोडक्शन कंपनी से इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं एंड वो फिर सेल करते हैं। तो ये ऑब्वियसली तो इनके ड्यूज इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं, ईयर ऑन ईयर दे हैव ग्रोन बाय 4%, and the dues from discoms to gencos is 1.21 lakh crore rupees. It's not a good sign कि मतलब यहाँ पे अगर पेमेंट्स टाइम पे नहीं होंगे, गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगा, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा तो फिर से एक बार शॉर्टेज की तरफ हम बढ़ सकते हैं। सो प्रोडक्शन कंपनी जो है वो सप्लाई नहीं करेंगे एंड दैट्स हाउ द पावर कट्स हैपन। स्पेसिफिकली हम बात करते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की। द प्रॉब्लम इज दैट कि यहाँ पे टिपिकली जब मैंने वो स्टेट्स देखे कि जहां वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स है पेमेंट्स में, तो वो ऑपोजिशन पार्टीज के स्टेट्स नजर आ रहे हैं। सो इट्स नॉट अ गुड साइन। इन पॉलिटिक्स वी शुड नॉट लूज ऑन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, दैट्स द ओनली थिंग आई फील शुड नॉट हैपन। सो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।